अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता 2 सालों में मईशत, गवर्नेंस और सियासत के मैदान में हुकूमत की नातजुर्बाकारी मुसलसल मौजूए बहस रही। हालिया दिनों में लाहौर में होने वाले अंधुनाक साने की मिस हैंडलिंग और हुकूमती इदारों के नुमाइंदों के बयानात ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद का नया मौका जो है वो खुद ही फराम किया। गो के इस मामले में एक ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है। वाक़े का मरकजी एक मुलजिम शफकत गिरफ्तारी भी दे चुका है, एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है, लेकिन अभी भी दूसरा मरकजी मुलजिम आबिद जो है वो ही इज़ एट लार्ज, उसकी तलाश अभी जारी है। इस मामले में भी हुकूमत की जानिब से संगीन गलतियां होती रही। सबसे बढ़कर हुकूमत के लिए सुबकी का बायस CCPO लाहौर का वो बयान था जिसकी हर हल्के से मकतब फ़िक्र से मजम्मत की गई और उनको नौकरी से हटाने तक के मुतालबे किए गए, लेकिन वो अपने बयान पर ना सिर्फ कायम रहे बल्कि उसके दिफा में तरह तरह की तावीलें पेश करते रहे। अपने हर चीज में से हमारी गलत पॉइंट निकालने हैं, आप भी इसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई गलत ही निकालोगे। नहीं CCPO साहब तो आप हो नहीं ना, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ रात को निकलने की उसने अगर की है तो वो मेरा मतलब GT रोड से चली जाती, यानी इसका मतलब है आइंदा लोग उधर से जाएं। ठीक है, देखें सब ख्याल रखते हैं CCPO साहब, लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को यह बयान जेब नहीं देता। ऐसे करते हैं कि खवातीन को घरों से निकलने पर ही पाबंदी लगा देते हैं ताकि जुराइम मुकम्मल तौर पर खत्म होनी चाहिए। या क्या बात हुई ये कि आपने अपने ही IG के बारे में पहले गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिस पर आपको ऑन एयर आकर माफी मांगना पड़ी। अब इस लॉजिक से खाली बयान पर भी आपको माफी मांगने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, मांग लीजिए ऑन एयर माफी। लेकिन आज बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट में बुलावे पर अपने बयान पर माजरत करने पर वो मजबूर हो गए। इससे पहले गुज़श्ता 2 रोज से वकारुल हसन नामी शख्स की शिनाख्ती परेड कराए बगैर ही उसे मुजरिम करार दे दिया गया। मीडिया में बड़े बड़े इश्तिहारात जो हैं वो सामने लाए गए और उनके ख़ानदान को जहनी अजियत से गुजारा गया। फिर बाद में मुतासिरा ख़ानदान से DNA सैंपल जो है मैच ना होने की खबर सामने आ गई। ये तो सिर्फ एक वाक़या है जिसमें हुकूमत और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल एक दफ़ा फिर खुल चुका है। दीगर अवामी मसाइल पर भी हुकूमत की फैसला साजी और हुकूमत की जो अमली तौर पर नाकाम दिख रही है, वो नाकिस दिख रही है हुकूमत की हिकमत अमली, खुसूसन जिस तरह से मीडिया को हैंडल किया जा रहा है। गद्दारी के मुकदमात भी अब बनना शुरू हो गए सहाफ़ियों पर। ऐसे में अपोजिशन को हुकूमत को घर भेजने के लिए मुसलसल कोशिशें बज़ाहिर तो वो कर रही है, लेकिन ताहाल अपोजिशन नाकाम नज़र आ रही है। अब एक बार फिर अगले मरहले की तैयारी है। 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से और पीपल्स पार्टी उसको होस्ट कर रही है। अपोजिशन को हुकूमत से छुटकारे का हतमी लाए अमल देना होगा, वरना बकौल मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के रिवायती करारदादें जो है या बयानबाजियां हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ये मामलात किस नहज पर जा रहे हैं, हुकूमत की गवर्नेंस और अपोजिशन की सियासत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे सीनियर सियासतदान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पहले तो आपको किताब की मुबारक, काफ़ी चर्चा रहा, काफ़ी सारे उस पर शोज़ हुए, उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो पंजाब में जिस किस्म का वाक़या हुआ, बिल्कुल उसने मुल्क को लर्जा के रख दिया। लेकिन जहाँ पर इस वाक़े को कंडेम किया जाना चाहिए और किलर्स तक भी जो हैं मुलजिमान हैं उन तक भी पहुँच जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में गवर्नेंस है और ख़ुसूसन जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा है, एक दफ़ा फिर उस जानिब इशारे जो हैं वो जा रहे हैं कि शायद पंजाब में ऑल इज़ नॉट वेल और वक्त आ चुका है कि अभी अगर इमरान खान साहब ने फ़ैसला ना किया तो इस तरह के वाक़यात ऐसे होते रहेंगे जो ना सिर्फ उनके लिए सुबकी का बायस होंगे बल्कि आप जैसे लोग भी डिफेंड करने के काबिल नहीं रहेंगे। गुजारिश ये है, ये माशरे की गिरावट है, ये तनज़्ज़ुली की इंतहा है और मीडिया में भी आप देखें कि जानवरों के रेप तक की बातें करनी शुरू हो गए हैं। ये इस कदर गिरावट है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन कल मैंने TV को खोला तो आप यकीन करें 3-4 मिनट तक सारे पंजाब और पाकिस्तान में होने वाले रेप के केसेस ही दिखाए जा रहे थे। इससे इनको शोहरत मिलती है। ये गंदे लोग हैं, पर गंदे लोग हैं, ये माशरे का नासूर हैं और ये माशरे का नासूर जो है उसको कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनको इतने पेश किया जा रहा है। इसको जितना डिस्कस कम किया जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन ऑफ कोर्स
किसी भी इलाके में इस किस्म की वारदातें जो हैं, इस किस्म के सानिया, इस किस्म का शर्म अंगेज़ वाक़या जिससे सारी कौम की गर्दन झुक गई है, मैं समझता हूँ उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, 5 दिन गुजर गए, अभी तक जो मरकजी मुलजिमान है उस तरह से पकड़ा ना जा सका। पहले 2 का नाम लिया गया, इश्तिहारात भी दे दिए गए, वो एक बेचारा उसमें से बेकसूर निकल आया। और फिर ऐसे में अगर देखा जाए तो जो CCPO ने गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, ऑल्दो उन्होंने आज उस पर माफ़ी भी मांग ली है, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका हाथ जो है वो अवाम की नब्ज़ पर होता है, तो इसीलिए इस सवाल का बेहतर जवाब कोई वफाकी वज़ीर आपसे बेहतर नहीं दे सकता कि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था पुलिस की तरफ से। देखिए, एक ये बात भी आप ज़हन नसीन रखें कि ये सारे अफसर इस काबिल नहीं हैं कि ये मीडिया के सवालों का जवाब दे सकें। मीडिया के लिए स्पेशल, क्योंकि एंकर हजरात बाज़ इस तरह का सवाल इस जाविये से करते हैं कि बंदा फंस जाता है बुरे तरीके से। और ये बयान जो उन्होंने दिया है, ये नामनासिब बयान दिया है और इस बयान को नहीं जारी होना चाहिए। लेकिन अब एक शख्स ने माफ़ी मांग ली है तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ ये गैर ज़रूरी और नामनासिब बयान था। और मीडिया को हैंडल करना हर किसी के बस का बात नहीं है। बड़े बड़े लोग, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो कहते हैं जी जो मुझे हमसे करा लें, जो बात करनी है हम मीडिया के सामने हम एवरी बॉडी डोंट हैव सच अ करेज आर इनिशिएटिव आर एबिलिटी ऑफ रिस्पांस जो कि माशरे की निकासी करता हो। इसने अपनी ही कारकर्दगी को और उन्होंने ख़राब किया। इससे किसी का कुछ नहीं गया, वो अपनी कारकर्दगी उनकी सवालिया निशान बनी। शेख साहब, बड़ा अहम मामला आप यहाँ पे आपने उठाया कि स्पेशली जो प्रोफेशनल फोर्सेस होती हैं जिस तरह पुलिस, तो उनका अपना भी PR डिपार्टमेंट भी होता है, PRO भी होता है और सबको नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन यही उसूल अगर खान साहब अपनी मीडिया टीम पर अप्लाई कर दें कि मीडिया हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे खुद ही। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? इमरान खान साहब ने काफ़ी सारे लोग चुने हैं, बल्कि मैंने एक दफ़ा कहा भी कि ये ज़्यादा लोग हैं। लेकिन अब देखें ना, मीडिया पाकिस्तान में सारी सियासत मीडिया पे है, कारोबार मीडिया पे है, तजारत मीडिया पे है, किसी की पगड़ी उछालनी हो मीडिया पे है। अब वो बेवकूफ़ ही होगा जो अब जलसा जुलूस करेगा। अगर एक आदमी की बात मीडिया पे आ जाती है और उसको करोड़ों में लोग सुन लेते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका जलसे के मकसद से तो मुफ्त में घर बैठे उसका काम हो गया। असल मकसद जो है, मैं समझता हूँ, मैं आज भी इस राय पे कायम हूँ कि मीडिया ज़रूरी नहीं कि आपको ऊपर उठा देता है, मीडिया आपको ज़मीन बोस भी कर देता है। बिल्कुल। मीडिया को समझने के लिए बहुत बड़ी अक्ल सलीम की ज़रूरत है। मीडिया ये नहीं कि मैं आके एकदम जोड़े कराटे करूं और बैंकॉक के शोले और बगदाद के रात के करूं और अपना बड़ा समझूं कि मैं ऐसे बड़ा केस लड़ रहा हूं। एक्चुअली जो देखने वाला है वो समझ जाता है कि बंदा फजूल है, वैसे ही केस को ख़राब कर रहा है। जो देखने वाली आंख है वो बयान करने वाली ज़ुबान से कहीं बेहतर है। ठीक है। और उसका इतना मेयार हाई हो चुका है कि आजकल के दौर में जी शेख साहब बोलिए आप। कि आजकल के दौर में मीडिया को जो लोग आसान समझते हैं, देखें मीडिया हुकूमतों की जड़ों में बैठ जाता है, हुकूमत को ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले आता है। आजकल मीडिया जो है एक बहुत बड़ी सियासी ताकत और कुव्वत है, इसका जो अंदाज़ा नहीं करते, मेरा ख्याल है वो गलतफहमी का शिकार है। मीडिया ही अल्लाह के बाद असल फोर्स है पाकिस्तान में। ठीक है, चलें, सब फोर्सेस पीछे चली गई हैं। अच्छा, ये तो आदमी के बड़ी मानी खेज बात आप कर गए शेख साहब। लेकिन मीडिया आपके बकौल अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से हालात चल रहे हैं, बाकी सारी फोर्सेस जो हैं वो पीछे रह गई हैं, लेकिन मीडिया हैंडलिंग जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से कुछ जर्नलिस्टों को हैंडल किया गया, कुछ पर तो अब गद्दारी के मुकदमात भी बना दिए गए हैं, क्या गवर्नमेंट को इस पर नहीं सोचना चाहिए कि यार ठीक है, तनकीद अपनी जगह, मस्बत तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि आप उठा के इसको गद्दार बना दें, उसको वहाँ से उठा के मुकदमात बना दें। ये गवर्नमेंट अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा कर रही है। देखें, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर दौर में होता रहा है। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ और बड़े बड़े, अगर आप पुराने केसेस देखें कि मलिया लोधी से लेके नजम सलीम सेठी तक, नजम सेठी तक और दाऊद तक और
किस किस का मैं नाम लूँ जिन पर गद्दारी के मुकदमात बने गए। सो ये मीडिया को सहना भी एक कुव्वत का, एक बड़ा जिगरा चाहिए, एक बड़ा दिल चाहिए इंसान को मीडिया को सहने के लिए। और बाज़ का मीडिया को जो नहीं सह सकते और वो टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। जे चाहे कि तो आप साबित कदमी से और मुस्कुराहट के साथ मीडिया को फेस करें, अगर उसको आप उल्टे तरीके से फेस करते हैं, इसका भी आपको नुकसान होता है। ठीक, तो इसमें शेख साहब, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई नई बात, क्योंकि शेख साहब आप खुद हैंडल करते रहे, यही पाकिस्तानी मीडिया था, यही जर्नलिस्ट थे, कभी भी इतनी तलखी नहीं हुई। अब तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता दुश्मन ममालिक की फोर्सेस बन गए हैं मीडिया के कुछ सेगमेंट्स, और गवर्नमेंट दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है। लेकिन आपका जिस तरह आपने जी 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 एक्चुअली अगर आप मुझसे सच पूछे ना, हमारे वक्तों में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। हमारे वक्तों में मीडिया के पास ये सियासी कुव्वत नहीं थी कि वो तहरीक बनाता है, तहरीक बिगाड़ता है, तहरीक ख़त्म करता है, तहरीक चलाता है, तहरीक में जान डालता है। ये मीडिया में इतनी कुव्वत, हमारे में 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, उस वक्त इतनी कुव्वत नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। क्योंकि लोगों के पास और कोई राब्ते का ज़रिया ही नहीं रह गया। लोगों के पास वो पकड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, रिमोट सा, जो जहाँ उसकी पसंद की बात होती है वहाँ वो रुक जाता है, जहाँ उसकी नापसंद की बात होती है वो चला के उसने अपना सारा मीडिया को कंट्रोल एक आम आदमी ने अपनी सोचों के साथ मुर्तकिब किया हुआ है, अपनी सोचों के साथ मुंतबिक किया हुआ है। वो जहाँ समझता है कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी बात हो रही है, यहाँ मेरी आवाज़ होगी, वहाँ वो रुक जाता है। और ये बात एक लिहाज से अच्छी भी है और एक लिहाज से ख़तरनाक भी है कि इस तरह बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी बातें ऐसी हाथ से निकल जाती हैं जो इंसान के काबू में नहीं आती। अच्छा शेख साहब, मीडिया पे बड़ी तफसीली आपने गुफ्तगू की, और शायद इतना खुलकर अभी तक कोई वफाकी वजीर, हो सकता है खौफ के मारे हो, कोई बोलना इस पे ना चाह रहा हो, लेकिन अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर मैं 3 ख़तरात आपको बताऊं कि क्या वो मीडिया की मिस हैंडलिंग हो सकती है, या ओपोजिशन अभी थ्रेट कोई खड़ा कर सकती है, एपीसी हो रही है, या बैड गवर्नेंस है, इन तीनों को आप कैसा कैटेगराइज करेंगे? देखें, अगर कोई मुझसे पूछे तो मीडिया को हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है। बज़ाहिर नज़र आता है फ़लाँ मिनिस्ट्री मुश्किल है, फ़लाँ मुश्किल। देखें, इक़्तिदार में इंसान यही सुनना चाहता है कि बल्ले 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 बहुत ज़बरदस्त हो गया। इक़्तिदार में बैठकर लोग अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कभी भी नहीं करते। आप आज के दौर को ये बात ना कहें, मैं पिछले 40 साल से ये कह सकता हूँ कि इक़्तिदार पे तनकीद जो है वो बयान जो है वो कबूल नहीं की जाती। बाकी एपीसी जब मैदान में आएगी तो देखा जाएगा। एपीसी में टैं फिश है मेरे नज़र में। उनके आपस के ही तल्लकात इतने कशीदा हैं, वो आपस में घरों में ही। मैं तो नून ये कह चुका हूँ 2 दफ़ा पहले कि मैं नून से शीन को, शहबाज लीग को बाहर निकलता देख रहा हूँ, और इन्हीं 3-4 महीनों में देख रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा कि ये दोनों ग्रुप आपस में इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो संग क्या कहते हैं पथराव की पार्टी है, वो पथराव पे आ चुका है। और सारे कैमरे देखे ना, ये यहाँ मैं आपकी एक बात रोकना चाहता हूँ, ये कैमरे ने लोगों को बताया कि ये पत्थर घर से लेके निकले। अगर ये कैमरा ना होता तो शायद ये समझ होता कि वहीं से लोगों ने उठा के मारे हैं, कि प्लान किया गया और वो लोगों को सिलेक्ट किया गया जो पत्थर निकालेंगे। उन्होंने कहा रास्ते में तलाशी ना हो, इसलिए गाड़ी के डालों को इस्तेमाल किया गया। एक वो पार्टी है जो पथराव करना चाहती है अदालतों पर। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला किया। लाहौर से आए, पंजाब हाउस में इनको नाश्ता कराया गया, इनको गाड़ियों में लाद के, बसों में लाद के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया, सुप्रीम कोर्ट पर पथराव करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा गया, तोड़ फोड़ की गई। ये उस वक्त बच गए और वो चीज़ इनके फ़ायदे में चली गई, क्योंकि एक अदालती सेटअप बिगड़ गया। इनका ख्याल है कि शायद पथराव की सियासत में ज़्यादा जान है, और मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ के केस में अब इतनी जान है कि वो ज़्यादा देर बाहर रह सकेंगे। ये शेख साहब, नून और शीन वाली जो बात है, ये आप गुज़श्ता 1 हफ्ते से कर रहे हैं,
लेकिन आप खुद भी शरीफ ख़ानदान के काफ़ी करीब रह चुके हैं और एज ए जर्नलिस्ट मैं भी काफ़ी करीब से उनको लंदन में बैठ के काफ़ी उनको करीब से देखा, रिपोर्ट किया। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, बल्कि बहुत सारे एनालिस्ट भी इससे एग्री करेंगे कि शहबाज शरीफ जो भी कर ले, हमने तो यही अब तक सुना है कि वो कभी बिट्रे नहीं करेगा नवाज शरीफ को, हालात जैसे भी हो जाए। और दरमियान में तो वजारत उज़्मा की पेशकश तक उन्हें हुई उनके बकौल, उन्होंने फिर भी अपने उसको भाई को नहीं छोड़ा। तो अब क्यों आप समझ रहे हैं कि ये नून और शीन जो है अलग हो जाएंगी? ये एक पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। शायद एक ही पार्टी में रहें, लेकिन इख्तिलाफात जिस तरह से दो मुख्तलिफ नज़रिए चल रहे हैं उसी तरह पैरेलल चलते रहेंगे। देखें, अभी भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस किया था जब नाहल हुए, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि हमजा शहबाज मेरे साथ नीचे होगा। पंजाब जो है उस पर कब्ज़ा जो है ये नून लीग की एक दरीना ख्वाहिश रही है और पंजाब से ही ये अपनी मूवमेंट सारी लेकर चलते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की ये बात नवाज शरीफ ने नहीं मानी तो फिर शाहिद खाकान को लाया गया। और मैं कोई फ़िलासफ़र या रस्तू तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दोनों पार्टियों में एक अभी से देखें, मैं अब आपको ये कह सकता हूँ कि इस मुल्क में जो असल ताकतें हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, जो चिलमन के पीछे हैं, शहबाज शरीफ उनसे भरपूर राब्ते में है। अच्छा। और शहबाज शरीफ कभी नहीं चाहेंगे कि APC में कोई ऐसा फैसला हो जो उनके गले पड़ जाए। और ये आप ये समझ लें कि हाथी निकल गया, अब दुम ही बाकी रह गई है नून और शीन के दरमियान। और नून और शीन के दरमियान सिर्फ दुम बाकी रह गई है, वो भी 3-4 महीने में निकल जाएगी और 30 दिसंबर से पहले पहले आपको ये सियासत का नक्शा बदला हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये शेख साहब जो आपने ताकतों की बात की, तो फिर कैसे शहबाज शरीफ खुद ट्रबल में है आप कह रहे हैं, और हमजा शहबाज जो है वो जेल में है, मरियम बाहर बैठी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो ताकतों के साथ राब्तों में रहने के बावजूद शहबाज शरीफ ट्रबल में जा रहे हैं, उनका ख़ानदान ट्रबल में जा रहा है? देखें, कोई ट्रबल में नहीं है। जो सहूलतें इनको जेलों में मैसर हैं, ये बीमारी तो अल्लाह की तरफ से लगी है। बड़े बड़े ये बीमारी फ़ैसला नहीं करती कि ये सियासतदान है, ये अमीर है, ये मिल मालिक है या मज़दूर है। ये कोविड-19 बीमारी ऐसी है, ऐसा वायरस है जो ये नहीं देखती कि बंदे की नस्ल क्या है, रंग क्या है और उसकी इमारत क्या है। ये जब लगती है तो लग जाती है। मैं ख़ुद इस मंजिल से गुज़रा हूँ, इसलिए मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। लेकिन जो बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी चिलमन के पीछे ताकतें हैं वो हर एक से राब्ते में रहती हैं। और सवाल ये है कि मरियम 1 साल खामोश क्यों रही? मरियम ने जब देख लिया कि मेरे बाहर जाने का सिलसिला नहीं बन रहा तो उसने चुप का रोज़ा तोड़ा, और रोज़ा ही नहीं तोड़ा बल्कि पार्टी के लिए भी एक नए मसले पैदा कर दिए। जो कुछ नैब की अदालत में उन्होंने किया, उन्होंने बादले ना खास्ता नहायत ही जब उनको नाउमीदी के आलम में उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। मेरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि लोग घर से पत्थर मारने के लिए पत्थरों का ठेका भी किसी को दें और पत्थर तोड़वा के उसको रखें और फिर या ये कहें कि हमारी गाड़ी पे रेजर गन से जनाब अली हमला हो गया, उनकी गाड़ी ना हो गई, कोई 007 की शूटिंग हो रही होती है वहाँ। ये सारी बातें लोगों के सामने हुई हैं, सब लोगों ने देखा है और सारे कैमरों ने दिखाया है। अब सूरत हाल जो बन रही है वो बड़ी वाज़ेह है। APC और 5-6 दिन की बात है, आप देख लेंगे ये जलसा खेलेंगे, ये जुलूस खेलेंगे। और फजलुर रहमान ने जो कल बात कही है कि अगर कोई वाज़े कदम नहीं होगा तो वो बेकार होगी, तो जनाब फजलुर रहमान साहब कोई वाज़े कदम नहीं होगा। आप निकलें बाहर, आप जलसा करें, आप आगे बढ़ें, आप आगे लगें। ये सिर्फ मुकाबला इस बात का, पहले इन्होंने कहा कि नून वालों के घर में मीटिंग होगी, लेकिन नून वाले इनकार हो गए, फिर ये पीपल्स पार्टी के गले पड़ गई मीटिंग। पीपल्स पार्टी खुद सिंध में अच्छे तल्लकात की तरफ गामजन है। 2 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी की सिंध में और मरकज़ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जन्म पा रही हो। और जो चिलमन के पीछे लोग हैं उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया है, जो हमारे इस्लामी दोस्त हैं उन्होंने इसकी कुर्बत के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा। और अगर कराची मसाइल से निजात हासिल कर लेता है मरकज़ और सूबे की अंडरस्टैंडिंग के साथ,
तो मैं समझता हूँ ये मुल्क की बड़ी खिदमत है जो सब लोगों ने मिलकर की है। ये शेख साहब चिलमन के पीछे जो लोगों ने किरदार अदा किया ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा है कि कराची के एटलीस्ट मसले पर पीपल्स पार्टी और बाकी जो वहाँ पर जितनी भी जमातें हैं वो एक पेज पर आए, जो वो नज़र भी आ रहा है। क्या यही चीज़ आप फेडरल में रिपीट होती देख रहे हैं? अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ मुश्किलात का तो शिकार है तो पीपल्स पार्टी डाउन द लाइन किसी न किसी सूरत में हुकूमत में शामिल हो सकती है अगर मामलात अच्छे हों, इसी तरह अच्छे चलते रहें। जरदारी साहब पे आज बहुत बड़ा जी मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, बहुत दूर की आप सवाल उठा के लाए हैं कहीं उधर कस्तनतुनिया से। ये देखें अभी तो इब्तदा है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी तो शुरुआत है। एक दूसरे पर इतना पथराव किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है। कोरोना में कोविड-19 के दौर में मरकज़ और सूबे में इतनी खिंचाव पैदा हो गया, इतनी तानाबाजी होगी। फिर सैलाब में भी हमारे पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने भी बयानात दिए, पीपल्स पार्टी के भी जो सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर हैं और तहरीक इंसाफ के जो सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं वो बात को आगे ले गए थे। अब ये बात रुक गई है और मुस्बत सूरत हाल की तरफ जाने लगी है। सो इसके नताइज निकलने में 1-2 महीने लगेंगे, जब कराची में काम शुरू हो जाएगा 3-4 महीने लगेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी में आप आजकल बिलावल के बयानात में वो जलाओ कटाओ और वो शोर शराबा नहीं देख रहे जो कुछ अरसा पहले था। और मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको नहायत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसका रुझान भी किसी टकराव की तरफ नहीं है। वो कहता है कि वक्त पे इलेक्शन हो, वक्त पे सारी बातें हों। लेकिन मरियम के साथ शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और नवाज़ शरीफ और मरियम और इधर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और तनवीर और अयाज सादिक, ये 2 वाज़े ग्रुप की तश्कील है। जब मरियम यहाँ आई केस में तो शीन लीग का कोई बंदा उनके साथ पेश नहीं हुआ, कोई बंदा शीन लीग का पेश नहीं हुआ, सारे नून लीग के लोग पेश हुए। सो ये तनाव और खिंचाव बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको ये टाइम ज़्यादा ही बता दिया 4 महीने का। अच्छा। ये 2-3 महीने में भी ये खिंचाव तनाव खुलकर सामने आ जा सकता है। अव्वल आप 20 तारीख के बाद ही देखें, ये जो बड़ा कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम जनाब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा शेख साहब, आपने बिलावल की बात की कि उनके बयानात में वो वाली तलखी नज़र नहीं आ रही, तो ये उसकी वजह चिलमन के पीछे लोग हैं, मामलात उनसे अच्छे हुए हैं? कोई सुनने में आ रहा है कि कोई ब्रदर इस्लामी मुल्क ने भी उसमें किरदार अदा किया है मामलात को थोड़ा सा सुधारने में? देखें ऐसे ही हम इस्लामी मुल्कों को, इस्लामी मुल्क इस वक्त अजीब कशमकश का शिकार हैं इसराइल के मसले में। इस्लामी मुल्क इस वक्त ऑयल की पॉलिटिक्स में और ट्रम्प की पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ शिकार हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीन के साथ है और ये एक बेहतर फ़ैसला है। और चीन के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर इंडिया जिसने लद्दाख में शोर मचाया हुआ है। अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वहाँ तो ये लग रहा है कि जंग हो गई है और इंडिया ने चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया है और ये और वो और फलां। कोई चैनल ऐसा नहीं जो जंग की फायरिंग या बारूद या गोलाबारी नहीं कर रहा इंडिया का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा चीन की तरफ 100% झुकाव उन्हें किसी कीमत नहीं बर्दाश्त करता। और अगर ये 4 नवंबर का अमेरिकन इलेक्शन कोई और नतीजा लेकर आता है तो इंडिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। आगे देखें, उसका कोरोना में 96,000 और 98,000 की बीमारी रिपोर्ट है और 1200 लोग मर रहे हैं। उनकी इकानमी डिज़ास्टर है। उनकी इकानमी को जितना बड़ा धचका लगा है कि 40 साल में इंडिया की इकानमी को इतना बड़ा धचका नहीं लगा। सो ये सारी बातें जो हैं, हमारे साथ एक इकानमी का पॉजिटिव रोल आना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ जो लाइन और लेंथ है इकानमी की उसकी बेहतर शक्ल है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर है। और हमने सिर्फ ये है कि हमने अपने अच्छे कामों को पब्लिसिटी नहीं दी। दया मीर भाषा डैम कोई मामूली काम नहीं है जी पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन हमने सिर्फ एक दिन इसका जिक्र किया है। हमारी मीडिया टीम को इस पर ज़्यादा देर दें। नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है, फिर ML1 जो है, जो फिर आप देखें PCR ये जो कराची में हमारी है KCR जो है कराची में, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो बिलियंस के हैं। 6.8 बिलियन का सिर्फ रेलवे का प्रोजेक्ट है। और आज मैं आपको ये आपके चैनल में पहली दफ़ा ये कहना चाहता हूँ, हम अब इसके इजाफे की सोच रहे हैं कि पेशावर से कंधार ले जाएं और पेशावर से जलालाबाद ले जाएं
और कोयटा से कंधार ले जाएं। ये मैं आज पहली दफ़ा अपनी नई मनसूबाबंदी का ऐलान कर रहा हूँ कि हम सी पैक फेज 2 की तरफ अभी से काम करना, आज ही से काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। कि ये जो पेशावर आएगा कराची से, इसको हम जलालाबाद तक ले जाएं और कोयटा वाला हम ग्वादर तक ले जाएं और कंधार तक ले जाएं, क्योंकि कोयटा में अफ़गानिस्तान में उज़्बेकिस्तान भी आ गया है, उसकी लाइन भी आ गई है। इस तरह हम सेंट्रल एशिया से मिल जाएंगे और रूस तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। सो इस तरह हमने आज ये फैसला किया है कि हम सी पैक को, जो पेशावर से कराची यानी कराची से पेशावर तक थी, अब इसको पेशावर से जलालाबाद तक ले जाएंगे और कोयटा से कंधार तक ले जाएंगे। आगे ही ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो सैंक्शन में है कि कोयटा तफ्तान की। सो पाकिस्तान दुनिया के राब्ते में एक ज़बरदस्त इनकलाब के साथ बाहर आएगा। चले, ये तो शेख साहब आपने अच्छी खुशखबरी दी। शेख साहब, वो जरदारी साहब, उनकी बिलावल की बात हो रही थी, बात चीन की तरफ चली गई, तो शायद चीन ने ही कुछ किरदार अदा किया होगा, क्योंकि जरदारी साहब से चाइनीज सफ़ीर मिले भी हैं लास्ट वीक। देखें, चाइनीज सफ़ीर को पाकिस्तान की सूरत हाल पर फिक्र रहती है। आज मुझे भी वो मिले हैं। अच्छा। जो दोस्त होते हैं उनको दोस्तों की फिक्र होती है और वो चाहते हैं कि अमन और सुकून हो। सो मेरी भी आज उससे अलविदाई मुलाकात हुई है चीन के सफ़ीर की। वो जा रहे हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान से, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। सो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि दोस्तों को दोस्तों की फ़िक्र होती है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन सुकून हो, क्योंकि दुनिया में बड़ी बदसुकूनी आने लगी है। आप मिडल ईस्ट को हटकर अगर आप देखें कि चीन के बाद साथ ताइवान के सूरत हाल क्या जा रही है, अमेरिका की क्या जा रही है, कनाडा की क्या जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की क्या जा रही है, ब्रिटेन की क्या जा रही है। सो ये सारी चीज़ें, चीन का हम एक इत्तेहादी हैं और चीन के साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो हिमालय से बुलंद है। हम हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती है। सो चीन को फिक्र होती होगी, यकीनन होती होगी, और इसमें कोई मजायका नहीं, एक अच्छी हमदर्दी के जज्बात होंगे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, थोड़ी सी मैं आपके एक डिसीजन की तरफ आता हूँ जिस पर आपने फिर ये कहा कि शायद वो फैसला मेरा ठीक नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे, कैबिनेट में लोगों ने हाथ खड़े किए, आपने कहा कि जी जाने देना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। और जहाँ तक आपकी पॉलिटिक्स को हम बहैसियत सहाफ़ी फॉलो किया है, तो शायद आपके जहन में यही सोच होगी कि यार ये बाहर चले जाएं तो कम अज़ कम थोड़े से तरीके इंसाफ के लिए गवर्नमेंट करना भी आसान होगा और मसले मसाइल, क्योंकि लोग सड़कों पर हों तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने ये कहा कि शायद इमरान खान की बात ठीक थी और उन्हें नहीं देना जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो सोच बन रही है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब अगर बाहर ही रहें तो बेहतर है, वापस आएँ तो ख़ुद गवर्नमेंट के लिए जो है वो ख़तरा पैदा होगा। और जो चिलमन के पीछे लोग हैं, शायद उनकी भी यही सोच है कि नवाज शरीफ साहब ना आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है इस सेटअप को चलाने के लिए। क्या इस पर कमेंट करेंगे शेख साहब? देखें, ये बड़े बड़े लोग बुज़दिल होते हैं। हमने क्लाशन कोफों में 7-7 साल कैदें काटी हैं, 7-7 साल सज़ा हुए हैं। ये बड़े लोग जो नज़र आते हैं ये टीवी के हीरो हैं, ये कागजी टाइगर हैं, कागजी शेर हैं। अमली तौर पर ये गीदड़ हैं बड़े। ये कैदें और जेलें नहीं काट सकते, वरना जो जेल में एसी लगा हो, खाना टाइम पे मिलता हो, आज कहते हैं जी खाने में पता नहीं क्या दे दिया था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वोट देने पे शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल, ये आपने गलत किसी ने आपको बताया है। अच्छा। मैंने सोच समझ कर उसको जाने का, बाहर का वोट दिया। और इमरान खान ने भी ज़ाहिर है सारी एजेंसी से और सारे उसके अपने डॉक्टर फैसल सब लोगों से पूछ कर ये फ़ैसला दिया। अगर इमरान खान ये फ़ैसला ना देते तो वो बाहर ना जा सकता। और मैं समझता हूँ कि दुश्मन दूर हो तो आसानियाँ रहती हैं। अगर मारना हो उसको तो दुश्मन को करीब बुला लाओ। अगर उसको भगाना हो और डराना हो, क्योंकि ये भगाने और डराने के ही काबिल हैं, ये मारने के काबिल नहीं है। आगे ही बेचारे मरे हुए हैं अपने अपने केसेस में। सो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अपने उस फैसले पे शर्मिंदा हूँ। मैं उन 11-12 लोगों के साथ मैंने हाथ खड़ा किया और ये प्लीड भी किया जो आपके सामने प्लीड कर रहा हूँ कि दुश्मन भागे तो उसको भागने का मौका दो। ये भाग रहे वाले हैं, ये मुकाबले वाले नहीं है। मुकाबला सिर्फ मीडिया कराता है। मीडिया पे अगर आपका केस लड़ने वाले सही लोग मौजूद हैं तो ये भगोड़े वापस नहीं आते। तो किधर है शेख साहब? वो तो मौजूद ही नहीं। मीडिया पे तो हमने 10-15 मिनट इंटरव्यू में बात की, मीडिया में तो मौजूद ही नहीं है। वो तो आते हैं, ऐसी बात उल्टी कर जाते हैं कि कंट्रोवर्सी इमरान के लिए खड़ी कर देते हैं चैनल पे आके। तो मैं क्या कह सकता हूँ?
मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, साथी हूँ, और मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ। मैं मशवरा तो दे सकते हैं शेख साहब, मेरी पार्टी को या मेरे मशवरा मैं देता रहता हूँ, और इमरान खान का मशकूर हूँ कि वो मेरी बात सुनता है, वरना अकेली पार्टी का एक सीट का जो लीडर हो उसकी बात में कितना वज़न समझा जाता है। क्योंकि मैं एक सीट का वज़ीर हूँ, लेकिन ये इमरान खान की ज़ाती मेहरबानी है कि वो मेरी बात सुनता है और माथे पे शिकन नहीं होती है उसकी। लेकिन आप यकीन जाने जो बातें आप कह रहे हैं ये सारी बातें मैं करता हूँ। बस ठीक। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल आपसे, फिर ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं। ये जो आपने उस वक्त फैसला किया था नवाज शरीफ के, जी वो दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अभी इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऊपर ऊपर से तो कह रही है जी ये कर देंगे वो कर देंगे वापस ले आएंगे, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक सियासी बयानिया ही मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं, ना लंदन हाई कमीशन ने उनको ख़त लिखा, ना कोई इंटरपोल से रब्ता हुआ, ना कोई कुछ और हुआ, कुछ एफर्ट्स भी नहीं हो रही। तो अभी भी क्या आप समझते हैं कि उनको उधर ही रहने देना चाहिए और ख़ुद यहाँ पर फोकस करें, बस वो बाहर ही ठीक है, इलाज भी उनका होता रहे, यहाँ गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस ज़रूरी है नून लीग का, सॉरी पीटीआई का? देखें, अब कैबिनेट ने इसका डिसीजन दिया है, अब इसको कैबिनेट ने इसको इंडोर्स किया है, इसलिए मैं उस कैबिनेट का हिस्सा हूँ। सो मैं यही कहूँगा कि उनको आना चाहिए, लेकिन जो बात कहने की है वो मैंने वहाँ की है, और शायद तन्हा ही बात की है, लेकिन अब इसको कैबिनेट इंडोर्स कर चुकी है, तो मुझ पे लाजिम है कि मैं अपनी राय को मुस्तरद करूं और कैबिनेट के फ़ैसले को आगे लेके चलूं। ये हमारी सारी कैबिनेट का मुश्तरका फ़ैसला है कि उनको लाया जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए, और कानून की, क्योंकि असल मसला है कि पीटीआई का जो सपोर्टर है वो एहतसाब का सपोर्टर है, वो इमरान खान से इन लोगों को आईनी और कानूनी शिकंजे में घिरा हुआ देखना चाहता है। इमरान खान से उसका सपोर्टर ये तोक़ा रखता है कि ये जेलों में जाएं, इनसे पैसे वसूल किए जाएं। गो अभी पैसे किसी ने नहीं दिए, लेकिन इमरान खान का सपोर्टर जो है वो ज़हनी तौर पर इस बात पर मुत्फिक नहीं है कि इनको कोई ढील दी जाए। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये फ़ैसला सबका कैबिनेट का फ़ैसला है, इसलिए इस पर मैं भी इसको एंडोर्स करता हूँ। ठीक। शेख रशीद अहमद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शेख साहब से एक गुफ्तगू, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू उनके साथ ब्रेक से पहले हो रही थी। शेख साहब, मौलाना साहब जो हैं वो 20 सितंबर से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, और मौलाना साहब तो इस दफ़ा कह भी चुके हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त उनसे मिले कि जी इस दफ़ा तो मैं मजहबी कार्ड भी यूज़ करूँगा और फुल फ्लैज, क्योंकि मार्च से पहले उनके बकौल जो है हम हर हालत में हुकूमत की बिसात हमने लपेटनी है। तो मौलाना साहब तो ये समझ रहे हैं कि वो कश्तियाँ जला के इस दफ़ा निकलेंगे, और उससे भी अहम वो ये कि वो चौधरी शुजात साहब से मिले हैं, और चौधरी जो हैं वो नाराज़ भी हैं। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? मौलाना कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? चले नवाज शरीफ नहीं होंगे, जरदारी नहीं होंगे, लेकिन मौलाना सब प्लेयर तो हैं बड़े ठीक ठाक। देखें, गुजारिश ये है कि मौलाना की सियासत को मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इससे पहले जब मैं मुशर्रफ के साथ था तो मौलाना से मुलाकातें हमारी होती रहती थी। मुशर्रफ की भी इन्हीं दुरानी साहब से और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें होती थी। ये नाम के टाइगर थे, ये भी कागजी शेर थे। पहली दफ़ा ये अपनी पिच से बाहर निकल के खेल रहा है, इसके स्टंप आउट होने का शदीद ख़तरा है। अच्छा, ये पहली दफ़ा पिच से बाहर खेल रहा है, और कोई बंदा पिच से बाहर नहीं खेल रहा। और अगर शुजात भाई से मिला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुजात और परवेज़ भी कोई इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं जी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, शुजात से भाइयों जैसे तल्लक है। मैं उनके बारे में आपको यकीन से कह सकता हूं कि देखें, जो एलामिया जारी हुआ यही जारी हुआ कि सियासत पे बात नहीं हुई, और जब सियासतदान मिले तो सियासत पे बात नहीं हुई तो क्या बच्चों के हकीके पे बात हुई है? सर जी, मसला सिर्फ ये है कि फजलुर रहमान इस हुकूमत को गिराने के लिए हर वो काम करना चाहता है, लेकिन वो खुद गिर जाएगा, वो चल नहीं सकता। अगर वो ये समझ रहा है कि मार्च से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरा लेगा, तो ये उसकी भूल है, बल्कि वो खुद नुकसान में रहेगा।
और वो खुद नुकसान में रहेगा। और दोनों पार्टियां, नून और पीपल्स पार्टी, अगर वो ये समझता है कि इनको वो इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी भूल है। 20 तारीख सर पे आ गई है, एक हफ्ते की बात है, आप देख लेंगे ये तहरीक चलाएंगे जलसों की, जुलूसों की। कोई आदमी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देगा, कोई आदमी इस्तीफ़ा नहीं देगा, सब झूठ है। कोई आदमी धरना नहीं देगा, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे और काम खुशअस्लूबी से मार्च किया, जून जुलाई किया, 5 साल पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान भाई हैं आपके, परवेज साहब भी और शुजात साहब भी, लेकिन लेट्स एडमिट इट, लोग उनसे भी मिलते रहते हैं और आपको भी पता है कि वो इस वक्त शदीद नाराज़ हैं। वो वैसे ही मौलाना साहब से नहीं मिल रहे। दूसरा ये कि लंदन और पता नहीं कौन कौन से जजीरों में यहाँ से नैब ने जो इंक्वायरियाँ वगैरह उनकी शुरू की हुई हैं, और फिर मोनस साहब के बारे में जो इमरान खान साहब के ख्यालात हैं, या पिछले कैबिनेट की अगर बात की जाए तो तारिक बशीर चीमा और खान साहब के दरमियान जो नोक झोंक थोड़ी बहुत हुई, परवेज़ इलाही साहब के कुछ उनके बारे में जो कलमात आगे पीछे जो भी था, तो ये मामलात वो कब तक, वो भी तो रिवायती सियासतदान है ना, वो भी इस तरह से तो नहीं करेंगे कि उनकी रुसवाई भी होती रहे, कार्रवाइयाँ और इंतकामी कार्रवाइयाँ भी पीछे से अंडर द ग्राउंड होती रहें और वो बैठे रहें खान साहब के साथ। ये मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? आप अंदर की बातें निकाल के ला रहे हैं। आप वो बातें कर रहे हैं जो अभी तक मीडिया पे नहीं आई। गुजारिश ये है कि इस हद तक चौधरी नहीं जाएंगे कि इमरान खान से इनके गिले शिकवे रहेंगे, इमरान खान से उनके इख्तलाफ रहेंगे, लेकिन इमरान खान को वो गवर्नमेंट को जिच नहीं करेंगे, ना सूबे में ना मरकज़ में, और ना सूबे में वो गिराने की कोशिश करेंगे, ना मरकज़ में कोई ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि ये सारी पार्टियों की जो सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान क्या लेके गया है? मौलाना फजलुर रहमान पैगाम ही लेके जाएगा ना, कि उसका पैगाम कोई आगे पहुँचाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान वाहिद सियासी पार्टी रह गई है जो पैगाम देने की पोजीशन में भी नहीं है। हालांकि देखें, पाकिस्तान में मैं वो सियासतदान हूँ जो पछता रहा हूँ कि चंद सालों से मैं झूठ नहीं बोलता। सब लोगों के राब्ते होते हैं, फजलुर रहमान समेत, फजलुर रहमान समेत राब्ते में है, लेकिन इस हुकूमत को 20 तारीख को नहीं गिराए जाने की कहा। ये ज़रूर कहेंगे छोड़े, ये वही है जिस तरह हम कहते थे अपोजिशन में, कल गई जी, जैसे इमरान खान ने पहले दिन एड्रेस किया, इन्होंने कहा जी हुकूमत तो जी बस ख़त्म है। अब 1 साल और हमारा मुश्किलात का, हमने इसमें डिलीवर करना है। इस डिलीवर करने के बाद चौथे साल में तो कोई आदमी नहीं सोचेगा ना काम खराब हो, वो तो चौथा साल इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। बल्कि आप ये यकीन जाने कि तीसरे साल के एंड से ही शुरू हो जाती हैं। एक चौथा साल सड़क डालते हैं ना, गटर डालते हैं, को कहते हैं हाँ जी उन वोट आए ना तो मेंबर साहब नजर आ गए, सड़कें बननियाँ पईयां, गलियां बननी। उस चौथे साल के काम की कोई औकात ही नहीं होती। लोग कहते हैं वोट लेने हैं तो अब ये आ गए हैं, 4 साल तक ये नजर नहीं आए। सो चौथा साल हमारे कल्चर में जनाजे लोगों के बड़े होने शुरू हो जाते हैं, कैंडिडेट अपने सपोर्टरों समेत आना शुरू हो जाते हैं, शादियों में पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है, तरक्याती कामों की भरमार हो जाती है। जो सड़क बनी होती है उस पर भी बना देते हैं कि भाई ये ना कहें कि जी ये सड़क नहीं बनी। सो मैं चौधरी बरादरान को इमरान खान के ख़िलाफ़ होते नहीं देख रहा, चाहे हालात कितने भी अबतर क्यों ना हो, चाहे नाराज़गी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। चौधरी बरादरान अपना हक़ राय दही इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसकी वजह शेख साहब आप होंगे, इमरान खान साहब होंगे, या चिलमन के पीछे लोग होंगे? सभी चीज़ों का मजमुआ माजून हो गई है। ठीक है, अच्छा उस तरफ बात नहीं जाएगी। अच्छा शेख साहब, आपकी आ जाते हैं किताब पर, उस पर काफ़ी आप बोल भी चुके हैं काफ़ी तफसील में, जो मैंने खुद पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना कुछ उसके बारे में छप चुका है या आपके 3-4 मैंने आज आपको भेजते हैं ना जान पे खेल के बस ठीक है। और जब मैं उसको पढ़ लूंगा तो आप पढ़ लें, अगले इंटरव्यू में उस पर बात करेंगे। बस ठीक है, मैं किताब का वेट कर रहा हूँ। अच्छा शेख साहब ठीक है, अब जो मेरा टेक अवे है अब तक वो ये है कि जो मुक़्तदर ताकतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे आपके ताल्लुकात जो हैं वो उसमें ऊंच नीच बड़ी कम आई है। उसकी वजह क्या है? क्या आपकी सोच और उनकी सोच जो है वो सेम है, या आप समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान में सियासत की नहीं जा सकती? वजह इसकी क्या है?
मेरा ख्याल है उनकी और मेरी सोच एक है। एक और भी बात है, एक नहीं मेरा दूसरा हल्का, उसमें देखें GHQ है, उसमें 10 कोर है, उसमें एयरफोर्स हेडक्वार्टर है, उसमें सारे गैरिजन हैं, उसमें सारी अस्करी हैं। अगर ये सारे वोट डालने आए तो मुझे किसी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वोटें पड़ती हैं सिर्फ 100, 150, 70 या 80 या 90, क्योंकि सब ड्यूटियों पे होते हैं। मैं ये ना समझें, मैं ये सब लोगों को जानता हूँ। एक सियासतदान का नाम मुझे अगले प्रोग्राम में बताएं जो फौज की पैदावार नहीं है। एक सियासतदान। मैं इसलिए आम वर्कर से यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। मैं कोई ये नहीं कि वो मेरे साथ इलेक्शन में कोई हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान के सियासी प्लेटफार्म पे दयानतदारी से समझता हूं कि कोरोना हो, टिड्डी दिल हो, सैलाब हो, कोई और मसला हो, सरहदें हो, जनूबी वजीरिस्तान हो। कितने सियासतदानों ने वजीरिस्तान देखा है जी, शमाली या जनूबी? इन्होंने तो कोयटा छोड़ के कलात और मैं अब क्या कहूं, इन्होंने अपने घर के अलावा बाहर कभी निकले ही नहीं है। इस मुल्क में पाक फौज एक सलामती की इलामत है और पाक फौज अजमत का मीनार है, और मैं पाक फौज के साथ इसलिए देता हूं कि पाकिस्तान उसके बगैर नामुकम्मल रह जाता है और पाकिस्तान में खौफनाक हादसे जन्म पा देते हैं। अगर ये फौज ना हो तो आपको लग पता जाए, ये जो बड़े बड़े टार्जन बनते हैं ये टें फिश हो जाए। मैं इस वजह से फौज के साथ हूं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फख्र है, मैं इस पे कभी शर्मिंदा नहीं। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये जो जिस तरह तरीके से आपने जवाब दिया, तो क्यों ना फिर फौज को जो एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके और बाकायदा एक रोल दे दिया जाए, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान को चलाना तकरीबन नामुमकिन है। कोरोना से लेके वजीरिस्तान चले जाएं, कराची तक के मसाइल जो हैं वही अगर हल करवा रहे हैं, तो फिर तो बाकायदा तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उन्हें आईनी तरमीम करके और गवर्नेंस का हिस्सा बना दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज को तनकीद की नज़र बनना चाहिए। अगर वो गवर्नर का हिस्सा बनेगी, वो पीछे रह के जो काम करती है, कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुल्क की सलामती वाबस्ता ना हो। अगर कोरोना के लिए वो सपोर्ट ना करती तो इंडिया का हाल देखें, इकानमी उसकी डिज़ास्टर होने जा रही है। अगर वो टिड्डी दिल ना करती तो फसलों के क्या हाल होते। आज इंडिया देखें चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अगर आप मुल्क की सलामती का बड़ा नक्शा देखें, इन बिग मैप, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो हुकूमत के लिए किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। आइनी कानूनी तकाज़े मुंतखब हुकूमत को ही पूरे करने चाहिए, लेकिन फ़ौज को हर जगह इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए और उनकी अच्छे कामों की तारीफ़ होनी चाहिए, ताकि वो समझें कि हम जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं इसको पजीराई मिल रही है और कौम इसकी कुर्बानियों से आगाह है और कौम इस पे हमारे लिए एक ख़ास एहतराम का जज्बा रखती है। लेकिन उनको हुकूमत में आने का मेरा नहीं ख्याल कि पीछे रह के वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ये ज़्यादातर ख्यालात जो हैं आपको भी ज़्यादा पता है, शहबाज शरीफ भी तकरीबन यही कहते हैं, बल्कि वो थोड़ा सा चूंकि वो नून लीग में है तो वो ये कहते हैं कि टकराव उस तरफ नहीं होना चाहिए, शुरू दिन से उनका ये है। तो वो उनको आप अवामी लीग में क्यों नहीं शामिल कर? वो मेरी पार्टी का आदमी है। वो ये तो आप कहते हैं, तो उनको अवामी लीग में शामिल मेरी पार्टी का आदमी है। हम जहाँ कहीं भी हों देखें। जी नहीं अभी उसको शीन लीग बनाएगा ना। अब शीन लीग होगी, नून लीग होगी, अवामी लीग होगी, अपनी अपनी लीग होगी, लेकिन वो मेरी पार्टी का आदमी है। वो जहाँ भी गया लौटा। तो क्या आप बड़ा शेर व शायरी करते हैं, वो शेर सुनाए ना परवीन शाकर का, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास ही आया। ये शेख साहब ऐसा कर लें कि अगर वो अवामी लीग में उन्हें नहीं बुला रहे, फिर आप शीन में चले जाएं। वो ये बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। नहीं, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा देखिए, मेरी एक सीट की सियासत भी लोगों को हजम ना हो तो मैं क्या करूं। मैंने तो कभी कंपेन ही नहीं की किसी दूसरी सीट के लिए। शेख रशीद अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी किताब का इंतजार है और जैसे ही वो पढ़ लेंगे तो उस पर भी रिव्यू डेफिनेटली देंगे। वक्त तो चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद कल से कोरोना वायरस के बाद स्कूल्स जो बंद हो गए थे, तालीमी इदारे कल से मरर अवाल खोले जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स के कंसर्न हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद तफसीली सेगमेंट इस पर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वबा के बायस पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियां तकरीबन 6 माह बंद रही और अब बज़ाहिर वबा के फैलाव पर बड़ी हद तक काबू पाने के बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में मरहलावार तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया गया है। मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटर तक के स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाएगा और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी 15 तारीख यानी कल से खोला जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 सितंबर को 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी, जबकि तीसरे मरहले में तमाम प्राइमरी के बच्चे 30 सितंबर से स्कूल आ जाएंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से पोस्ट कोरोना हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, वो कपड़े का मास्क ही चाहे क्यों ना हो। खांसी बीमारी की अलामात पर बच्चों को स्कूल हरगिज ना भेजें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट करवाया जाए और टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को उसकी जरूर इतला दी जाए। एनसीओसी के मुताबिक बच्चों के दरमियान समाजी फैसला बरकरार रखें। बच्चे के हाथ जो हैं बच्चों के वो बाकायदगी से धोएं, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी सवारियों में समाजी फासला जो है वो यकीनी बनाएं। गाड़ी में बिठाते वक्त यकीनी बनाएं कि बच्चों ने फेस मास्क पहने हो। इसी तरह एक क्लासरूम में बच्चों की आधी तादाद को बिठाया जाए। तो अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मतलब एक दिन में 20 बच्चे आएंगे और अगले दिन बाकी 20 को बुलाया जाएगा। स्कूल की इंतजामिया पाबंद होगी कि वो अपने स्कूल के असातिज़ा को तरबियत दें कि उन्होंने उन तमाम SOPs की पाबंदी किस तरह करवानी है। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं, दूसरी जानिब यूनिवर्सिटियों को भी कल से खोला जाएगा। इसमें सबसे हैरान कुन और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा वो एक हल्फनामा है जो हर तालिब इल्म को जमा करवाना पड़ेगा। कई यूनिवर्सिटियों ने हल्फनामे में ये शिक भी डाली है कि मैं ये हल्फ लेता हूँ कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो उसका जिम्मेदार इदारा नहीं होगा। एक और यूनिवर्सिटी ने फॉर्म में शर्त रखी है कि कोरोना होने की सूरत में स्टूडेंट्स को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में कोरोना से निपटने के लिए दरकार सहूलियात के फुकदान और नामुकम्मल इंतजामात के तनाजुर और कई मामलात पर मौजूदा कन्फ्यूजन के दोराहे में क्या कल से इदारे अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे और क्या पहले वाली रूटीन पर आना शुरू हो जाएंगे, ये चंद दिनों में वाज़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी आपसे इल्तिजा भी है, अपील भी है कि कई ममालिक में कोरोना जो है उसके केसेस दोबारा से रिसर्फेस होना शुरू हो गए हैं और इसराइल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ भी बात चली गई है। यूरोप में हज़ारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 1 लाख केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो खुदारा अभी भी उसे लाइट ना लीजिए, एहतियात कीजिए, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ भी अगर हो सके तो कम से कम हैंड सैनिटाइज़र आप पॉकेट वाले आप उनके साथ भिजवा सकते हैं। बार बार उनके हाथ उनको भी जो है वो बताया ये जाए कि स्कूल में भी बार बार अपने हाथों को धोया जाए और समाजी फासला जो है वो रखा जाए। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक की मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए।